नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा कर देगी कि यदि वाकई में ऐसा हुआ तो क्या होगा। आज चर्चा कर रहे हैं हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में केरल में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रस्तुत की गई और उसमें यह कहा गया कि आने वाले समय के अंदर भारत में स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है, और केवल भारत में, वर्ल्ड के किसी और देश में नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है कि इंडिया में स्थिति इतनी खराब होने वाली है कि व्यक्ति शायद बर्दाश्त भी उस गर्मी को ना कर पाए, और बर्दाश्त ना कर पाए इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या क्या लॉसेस होंगे, कितने लोगों की जॉब्स चली जाएंगी गर्मी के कारण, ये सारी बातें, और कितना इकोनॉमी को नुकसान होगा, सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर की गई हैं। क्योंकि क्लाइमेट जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में देश में ही आयोजित, केरल में ही आयोजित एक मीटिंग में एक इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। चलिए विस्तार से इस विषय के बारे में आप सबके साथ चर्चा करते हैं। सेशन को जल्दी से साझा कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। खबर कुछ यूं है कि इंडिया कुड सून एक्सपीरियंस हीट वेव्स दैट ब्रेक ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट, यानी कि आपके जीने की जो क्षमता है ना उसे भी तोड़ देगी। इतनी गर्मी इंडिया को फेस करनी है आने वाले टाइम पर, और कब से करनी है, क्या करनी है। तो प्रमाण के तौर पर इतना जान लीजिए कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था इस बार मार्च 2022 में। 122 साल का, जब औसत टेम्परेचर इंडिया का 122 साल में सर्वाधिक हो गया था। कहा गया है कि पहले एक समय था जब गर्मी अप्रैल के बाद शुरू होकर जून तक जाया करती थी, लेकिन अब गर्मी मार्च से शुरू होकर के जुलाई तक जा रही है। गर्मी का स्पैन इंडिया के अंदर इंक्रीज हो गया है। बारिश का, सर्दी का, इनका स्पैन कम हो गया है। आप आज दिसंबर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और सर्दी इतनी गंभीर नहीं है कि जिसकी वजह से चर्चाएं होने लग जाएं। सर्दी महज दिसंबर और जनवरी के बीच बची है। एक समय था जब दिवाली के बाद या दशहरे के बाद से विंटर के कपड़े बाहर आ जाते थे और आप होली तक सर्दी के कपड़े पहना करते थे। कुछ इस प्रकार से त्योहारों के बीच में सर्दी बसी होती थी। फिलहाल लेकिन जो आप नॉर्थ इंडिया में परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन ऑन पेपर चिंता का विषय बन चुके हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स में ब्रेक ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट इन इंडिया, यानी कि ये जो बढ़ने वाली हीट वेव है ये इंसान की जो सर्वाइव करने की क्षमता है, जीने की जो क्षमता है, उसे तोड़ सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया टू रिपोर्ट 34 मिलियन जॉब लॉसेस, यानी आने वाले 7 साल के अंदर केवल टेम्परेचर की वजह से 3.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नौकरियां कैसे जाएंगी? नौकरियां जाने के पीछे का बड़ा कारण यह है, क्लाइमेट के अंदर इतना इजाफा हो जाएगा टेम्परेचर का कि लोग उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज भी जब कई बार आप बहुत तेज गर्मी पड़ते हुए देखते हैं तो एहसास कुछ यूं होता है कि यार इतनी गर्मी में व्यक्ति बाहर कैसे निकलेगा। आपने कई बार देखा होगा जब गर्मी एकदम चिलचिलाती धूप होती है, हालांकि अभी सर्दी के अंदर धूप का एहसास दिलाना अपने आप में ट्रबलसम जॉब है, फिर भी एक बार के लिए एहसास करिए कि जिस समय गर्मी होती है, धूप कड़ाके की धूप पड़ रही होती है जून जुलाई के अंदर, या फिर आप एकदम चिलचिलाती धूप की कल्पना कर रहे होते हैं जून के महीने में, उस समय बहुत सारे काम दोपहर 12 से लेकर शाम 5 के बीच में रुक जाते हैं। अब विचार करिए कि इतने घंटे तक व्यक्ति काम पर ही नहीं जा रहा है तो एवरेज वर्किंग आवर्स उसके घट रहे हैं। इस वजह से उम्मीद की जाती है कि 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियां केवल हीट वेव्स की वजह से चली जाएंगी। हालांकि प्रेडिक्शन तो यह भी है। अच्छा, हीट वेव क्या है? औसत तापमान से जब टेम्परेचर बढ़कर रहने लगे, औसत तापमान मान लीजिए कहीं 45 डिग्री है, उससे बढ़कर रहने लगे तो और लंबे समय तक रहने लगे तो उसे आप हीट वेव कहते हैं। सामान्यतया इंडिया में फिलहाल 3 दिन की हीट वेव एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन कहा जा रहा है मतलब इनकी रिपोर्ट्स के अंदर कि सदी के अंत तक ये हीट वेव बढ़कर के 11-11 दिन की हो जाएगी। इस तरह की कल्पना इसमें जोड़ी जा रही है। साथ में कहा गया है कि इसकी वजह से लू का प्रभाव बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत जल्द ही भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जो इंसान की बर्दाश्त की सीमा को क्रॉस कर जाएगा। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग
क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन कूलिंग सेक्टर, यानी कि भारत में कूलिंग बढ़ाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में या शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के जो अवसर हैं, इस रिपोर्ट इसके शीर्षक के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कहा गया कि देश अपेक्षाकृत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है जो जल्द शुरू हो जाती है और कहीं ज्यादा समय तक रहती है। यह बात इसके अंदर कही गई है। कहा गया है कि आमतौर पर मार्च से जून को भारत में गर्मी का सीजन माना जाता है, लेकिन अब फरवरी से लेकर जुलाई तक गर्मी का एहसास हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं, यह मीटिंग है वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। अब इसका मतलब समझिए। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, देखिए अभी तक इन्वेस्टमेंट जितने भी प्रकार के आप समझते हैं, इन्वेस्टमेंट से अर्थ क्या है, हम निवेश को सीधे आर्थिक रूप में जोड़ते हैं, इतने धन का इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया। वास्तविकता में प्रकृति भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट मांगती है और उस इन्वेस्टमेंट में यदि आप देखें तो यहां पर 3 मेजर एरियाज पर फोकस किया गया है। हालांकि कुल 4 बड़े एरिया हैं, उनमें सबसे बड़ा एरिया जिसे रखा गया है दैट इज स्पेस कूलिंग। सामान्य भाषा में समझा जाए तो यूं समझिए कि अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसे ठंडा कैसे बनाया जाए। देखिए एक चीज ऐसे समझिए कि जो गल्फ वाला क्षेत्र है, गल्फ के अंदर दुबई या फिर आप सऊदी कभी जाएं तो आप ये फील करेंगे कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। औसत से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण उन देशों में आम जनता डे टाइम में अगर बाहर निकलती है तो बसेज एयर कंडीशनड होना अनिवार्य है, या फिर जिस शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं वो पूरी तरह एयर कंडीशनड होना चाहिए, तभी आप उस गर्मी को सहन कर पाते हैं। यानी गल्फ के अंदर गर्मी बहुत ही असहनीय होती है। ऐसी स्थिति में इंडिया के केस में यह माना जाता है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी आबादी है वो $2 प्रतिदिन से कम कमाती है। मेजॉरिटी आबादी यानी 2/3 के आसपास ऐसी आबादी है जो कि एसी अफोर्ड नहीं करती है। इंडिया की केवल 4 से 5% आबादी है जो एसी अफोर्ड करने की स्थिति में होती है, एयर कंडीशन अफोर्ड करने की स्थिति में होती है। अब विचार करिए कि इंडिया में जिस तरह का पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है या क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ने वाला है, वो विषय अपने आप में कितना चिंता का है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी एयर कंडीशन रख नहीं पाएगी और उसके बाद में सराउंडिंग का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वो काम कर नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में फोकस एरिया क्या हो, सरकार के लिए किस बारे में इन्वेस्टमेंट करने की चिंता हो, या इंडिया का कूलिंग सेक्टर, यहां कूलिंग सेक्टर का अर्थ है भारत में किस प्रकार से ठंड बढ़ाई जाए। अब ठंड बढ़ाने का मतलब या तो क्लाइमेट में इन्वेस्टमेंट करिए, सीधी सी बात है, या क्लाइमेट में नहीं कर सकते तो जो क्षेत्र क्लाइमेट को सीधे प्रभावित करते हैं उनमें करिए। जैसे क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करते, या फिर अमीरी दिखाइए, पैसा खर्च करिए। किस बारे में पैसा खर्च करिए? आप अपने घरों को, अपने बिल्डिंग्स को पूरी तरह एयर कंडीशन रखिए, या फिर बिना एयर कंडीशन के वो कैसे सरवाइव करें इस पर प्लानिंग करिए। एग्जैक्टली कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन, ये कहा जा रहा है कि यदि औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ जाता है ना तो सब्जियां रास्ते में खराब हो जाती हैं, सब्जियां सड़ने लगती हैं। भारत में ऑलरेडी जो सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो हमारे पास ट्रक है ना, वो अभी कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक नहीं है। हम बहुत कम मात्रा के अंदर अपनी सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह रेफ्रिजरेटर वाले, एसी वाले किसी ट्रक में रखकर भेज पाते हैं। यानी हम लोग शीतलन का प्रभाव ही नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से जो पेरिशेबल गुड्स हैं, यानी जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो रखे रखे सड़ने लगती हैं। आप विचार करिए, आपने कल अपने खेत से टमाटर तोड़े, अब टमाटर तोड़े तो अब आप चाहते हो कि भाई ये मेरे खेत से निकल करके एक राज्य क्रॉस करके कम से कम दूसरे राज्य तक चले जाएं। उदाहरण के लिए आपने अलवर में अगर टमाटर पैदा किए और आप अगर ये भी चाहते हैं कि ये लखनऊ बिकने पहुंच जाएं, तो पहुंचने के लिए पता चल रहा है कि यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते गर्मी के अंदर टमाटर सड़ गया। अब टमाटर सड़ गया तो एक तो टमाटर की भेजने की कॉस्ट खराब हो गई, आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह खराब हो गया और फसल खराब हुई सो अलग। इलाज क्या है? इलाज है कि आप इसको कोल्ड स्टोरेज वाली चीज में भेजें, यानी कि ठंडी वस्तुओं में रखकर भेजें या ठंडे फ्रिज में रखकर भेजें। हम अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप इकोनॉमी को सीधा लॉस देख लो, किसानों को डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ने वाला है उसका अंदाजा लगा लो। एग्जैक्टली ऐसे ही पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें, आज अगर क्लाइमेट बढ़िया होता है, आज जैसे ही मौसम बढ़िया होता है, आप खुद से फील करें, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जैसे ही मौसम सुहाना होता है आप बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। टूरिज्म का भी यही हाल है। टूरिज्म सामान्यतया
क्या नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी के महीने में अच्छा होता है? अगस्त सितंबर में जब थोड़ी बारिश होती है तब अच्छा होता है। उसके बाद टूरिज्म, अगर गर्मी बढ़ गई तो टूरिज्म सीधा खत्म, यानी पैसेंजर और टूरिस्ट पर सीधा प्रभाव पड़ गया। यानी टेम्परेचर का जो सीधा सीधा असर दिख रहा है, और इनको अगर बचा के रखना है तो आप कूलिंग को बढ़ाइए। और ऐसी स्थिति के अंदर रेफ्रिजरेशन को बढ़ाने के तरीके क्या हो, इन सबको लेकर के इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं इंडियाज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर मीट थी। इस मीट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप की थी केरला गवर्नमेंट के साथ, और इन्होंने अपने द्वारा इस प्रकार से इंडिया का भविष्य बताया है कि 2050 तो आप एकदम बिल्कुल लाल साए में रंगा हुआ देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एक ग्रीनर कूलिंग पाथवे कैन क्रिएट ए $1.6 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो एनवायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, पेड़ पौधे लगाओ, या फिर गर्मी को कम करने के लिए जो तरीके हो सकते हैं आप इस तरह का काम करें कि आपके यहां टेम्परेचर ना बढ़ पाए, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $1.6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। या तो इतने एसी ले आओ कि आपको ठंड का एहसास ना हो, गर्मी का एहसास ना हो, या फिर क्लाइमेट पर खर्च कर लो। ये बातें यहां पर कुल मिलाकर के कही गई हैं। ठीक है, यहां पर जिन आंकड़ों को कहा गया, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, अब अगर आप तर्कों को पढ़कर देखें तो कहा गया अप्रैल 2022 में इंडिया वाज प्लंज्ड इनटू द ग्रिप ऑफ punishing early spring heat waves that brought country to a standstill। आपको मालूम होगा हीट वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था मार्च 2022 में, जब इंडिया का टेम्परेचर राइज कर गया था। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड मार्च में था। आप सोच सकते हैं नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी का स्टेटमेंट है, अर्ली सीजन हीट वेव स्ट्राइक इन इंडिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है साथियों। हमें लगता है पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में जो भीषण बाढ़ आई है, जिसकी वजह से $30 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, यह ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है। वहां पर बारिश अत्यधिक हो गई है, आपके यहां गर्मी अत्यधिक हो सकती है, इस बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। गर्मी का टॉर्चर अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, इन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर तापमान 44 डिग्री से ऊपर निकलना शुरू हो गया था उस दौरान। और केवल राजस्थान में नहीं, आप उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, गुजरात जैसे क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने आपके सामने आईपीसीसी की रिपोर्ट भी वर्ष 2021 की साझा की थी, जिसमें हमने ये आपको बताया था कि अगस्त 2021 में 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भारत को वार्न करते हुए कहा था कि इंडिया वुड सफर मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स ओवर द कमिंग ईयर्स। आप देख सकते हैं ये अपना ही सेशन है, 11 अगस्त को हमने ये किया था, और यह रिपोर्ट 9 अगस्त को प्रस्तावित की गई थी। 8 अगस्त को यह आई थी, जो कि आईपीसीसी के द्वारा रिपोर्ट लाई गई थी, और उसमें यह बात ध्यान दिया गया था 2021 में कि भारत में भीषण गर्मी हो सकती है, और हमने अपने सेशन में भी इसको कवर किया था। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? इसका अर्थ केवल इतना है कि आने वाले समय में क्लाइमेट रिस्क इंक्रीज होगी, और उस वजह से भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने आपको एक बार CEEW की रिपोर्ट, CU की रिपोर्ट भी बताई थी, जिसमें कहा था कि भारत की 80% आबादी ऐसी है जो कि 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में शामिल होती है, जिसको एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच ने कहा है कि दुनिया में अगर सबसे अधिक कहीं पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो इंडिया की आबादी पर पड़ेगा। ओवर 7 लाख अर्ली डेथ्स इन इंडिया लिंक्ड टू अब नॉर्मल टेम्परेचर, ये लैंसेट ने वर्ष 2021 में कहा। क्या कहा कि इंडिया के अंदर 7 लाख से ज्यादा मौतें ऐसी हो रही हैं जो केवल पर्यावरण परिवर्तन के कारण हो रही हैं, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर कोई बहती भूमिका निभा रहा है। 75% इंडिया का वर्कफोर्स यानी 380 मिलियन लोग, यानी 38 करोड़ लोग जो हैं वो हीट एक्सपोज्ड लेबर हैं, या फिर यूं समझिए कि वो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर गर्मी बढ़ना शुरू होगी, तो ऐसी स्थिति में लाइफ थ्रेटनिंग टेम्परेचर में ये लोग काम कर पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसी स्थिति में इंडिया की जीडीपी पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसकी वजह से बड़ी मात्रा के अंदर जॉब लॉसेस होंगे, यह रिपोर्ट कहती है। 2030 तक इंडिया के अंदर 34 मिलियन यानी 3.5 करोड़ जॉब जो हैं वो, जो 80 मिलियन जॉब जो गर्मी के कारण जाएंगी, उनमें 34 मतलब 3.5 करोड़ जॉब जो है ना वो इंडिया के अंदर जाएंगे। दुनिया में कुल 8 करोड़ जॉब 2030 तक गर्मी के कारण जाने वाली हैं, उनमें 3.5 करोड़ इंडिया में जाएंगी, ऐसा यहां पर कहा गया है। दिसंबर 2021 का यहां रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेचर स्टडी फाउंड दैट इंडिया शोड द लार्जेस्ट हीट एक्सपोजर इंपैक्ट ऑन हीटर हैवी लेबर अमंग साउथ एशियन कंट्री विद मोर देन 101 बिलियन आवर्स लॉस्ट ए ईयर। जो मैंने आपसे अभी कहा
कि लोग गर्मी के अंदर काम करने ही नहीं निकल पाते, इस वजह से 101 बिलियन आवर लोगों ने काम ही नहीं किया गर्मी में बाहर निकलने के लिए कि हम नहीं जा पाएंगे। इस वजह से आप सीधा सीधा सा अंतर लगा लीजिए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इसकी वजह से मैकेंजी नामक जो कंपनी है, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, उसने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 150 से लेकर 250 बिलियन यूएस डॉलर का टेम्परेचर की वजह से नुकसान होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब पैसे का नुकसान होगा टेम्परेचर की वजह से जीडीपी में। लेबर लॉसेस ड्यू टू राइजिंग हीट इंडियाज अमंग द मोस्ट अफेक्टेड, ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से यहां पर समझ में आ गई हों। इसके साथ साथ यहां इस रिपोर्ट में जो चर्चाएं की गई और वो क्या है, इसमें कहा गया कि इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि गर्मी ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन का, यानी जहां पर हम सामान को सुरक्षित रख सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास सामान को, यानी फूड को, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का या फार्मास्यूटिकल गुड को इधर से उधर ले जाने के लिए प्रॉपर तरीके का कोल्ड चेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें हर स्टेप के ऊपर काम करने की जरूरत है। ए सिंगल टेम्परेचर लैप्स इन द जर्नी कैन ब्रेक द कोल्ड चेन, स्पॉइलिंग फ्रेश प्रोड्यूस एंड वीकनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। यहां पर इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि जो भी भारत के अंदर फसलें पैदा हो रही हैं, ना केवल वो, बल्कि जैसे वैक्सीन हैं, वैक्सीन जिस व्यक्ति को लगनी है, अब अगर वैक्सीन के लिए आपको मालूम है कि आपको, जैसे भी कोविड के केस में क्या सबसे बड़ा चैलेंज था, आपको याद होगा हम मॉडर्ना जैसी वैक्सीन का उपयोग क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि मॉडर्ना के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा बोटलनेक था। इंडिया में इतने ज्यादा कूलिंग स्टेशंस ही नहीं है कि हर जन को मॉडर्ना पहुंचाई जा सके। इस कारण से हम ऐसी वैक्सीन चाहते थे जो एक औसत तापमान पर सर्वाइव कर सके, तभी तो इंडियन वैक्सीन सर्वाइव कर पाई। कारण क्योंकि हमारे पास कूलिंग के लिए बड़ी मात्रा में टेम्परेचर के जुगाड़ ही नहीं है। यहां पर भी यही बात बोली गई है कि इंडिया के अंदर जो दवाएं हैं उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। अगर टेम्परेचर राइज हुआ, अगेन ये अपने आप में एक बड़ी स्थिति होगी। इंडिया लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड 25% ऑफ वैक्सीन ड्यू टू ब्रोकन कोल्ड चेन। कोरोना के दौरान हमने ये चीज देखी है। कहने का कुल मिलाकर यह अर्थ है कि दुनिया के अंदर जहां सब चीज गर्मी को मैनेज करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन $2 प्रतिदिन, यानी कि 160 रुपए से भी कम कमाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कहे कि एक एसी खरीद लो जो कि $260 का, यानी औसत 20-25 हजार रुपए से शुरू होता है, तो वो भारत की 2/3 जनता के बस की बात नहीं है। भारत के अंदर केवल 8% हाउस होल्ड ऐसे हैं, 8% घर ऐसे हैं जो एयर कंडीशनड अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस कूलिंग का ये जो टेम्परेचर राइज है, इसका क्या फर्क पड़ेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2037 तक भारत में प्रति 15 सेकंड एक नए एयर कंडीशन की जरूरत होगी। यह इस रिपोर्ट के अंदर भी चर्चा हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह का टेम्परेचर राइज हो रहा है, यह टेम्परेचर राइज आने वाले समय में आवश्यकता इतनी इंक्रीज कर देगा। आप में से कुछ लोग होंगे फिर तो बढ़िया है, एसी की दुकान खोल लेंगे। अरे मार्केट में खरीदार तो हो, जब लोग ही नहीं है तो एसी का करोगे क्या? यानी कि अल्टीमेटली जब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो खरीदार कहां से आएगा? तो बोले फिर 15 सेकंड में बनवाने की जरूरत क्या होगी? जीने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में एसी बनाइए और बेचिए। तो ऐसी स्थिति में हीट वेव्स हैज टर्न्ड एसी फ्रॉम ए लग्जरी टू ए नेसेसिटी। हर इंडिया के अंदर अब जो एसी की डिमांड है, वो पहले तो होता था जिसके पास बहुत लग्जरी है वो एसी लगाएगा। अब ये हो गया कि ये जरूरत हो गई है, लग्जरी नहीं है, अब ये जरूरत बन चुकी है और सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये पूरा फ्लो चार्ट है 2030 के लिए कि कितना नुकसान इसकी वजह से संभव है। भारत की जीडीपी को 40% तक, हमारी जो लेबर फोर्स है उसको इसका नुकसान हो सकता है। हमारे यहां पर 200-250 बिलियन तक हमारे यूएस डॉलर का नुकसान हो सकता है। लोगों की वेलबींग होने पर देश के अंदर प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब चीजें टेम्परेचर बढ़ने से प्रभावित होंगी। 2019 में हालांकि भारत ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें यह प्लान किया था कि हम 2037 तक क्या क्या टारगेट रखते हैं। उन टारगेट्स में बताया गया था कि हम कोशिश करेंगे कि कूलिंग डिमांड को नीचे लेकर आए, हम कोशिश करेंगे कि रेफ्रिजरेटर की डिमांड को नीचे लेके आए, क्योंकि पर्यावरण के अंदर हम अवेयरनेस लेकर आएंगे। वैसा कुछ होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। स्पेस कूलिंग की चर्चा की जा रही है कि अंतरिक्ष में कूलिंग बढ़ाने के लिए घरों को किस प्रकार से विकसित किया जाए, सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर दिया जाए, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विश्वास दिलाया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो और गर्मी को साथ साथ मैनेज किया जा सके। लेकिन यह आंकड़ा अपने आप में बहुत सारी उम्मीदों को जगह देता है। रिपोर्ट के कुछ पेजेस मैंने आपके लिए यहां पर पेड
पेस्ट कर दिए हैं। आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने अभी टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर यह रिपोर्ट्स आपके साथ साझा कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप एसएससी कैटेगरी के अंदर 20% डिस्काउंट पर 24 महीने का कोर्स मात्र 6,479 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हैं। यह ऑफर मात्र 9 तारीख तक ही वैलिड है। आप इसका लाभ सुनिश्चित करें। और यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स परचेज करना तो टॉप एडुकेटर्स की प्रेजेंस में आपके लिए प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज चल रहे हैं। लक्ष्य बैच 2024 को ध्यान में रखकर अभी 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 100% कोर्स का कवरेज टॉप एडुकेटर्स के द्वारा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ किया जाएगा। आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 15 तारीख से यह बैच शुरू हो रहा है। और जो इस बार प्रीलिम्स में सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 12 दिसंबर से सीसेट का एक डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है। कोर्स की फीस के लिए आप 4,364 रुपए प्रति माह के ऊपर 0% इंटरेस्ट रेट की ईएमआई के साथ कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।